नमस्कार दोस्तों। आज उसी जोश और जुनून के साथ हम अपना टॉपिक जो हमारा चल रहा है पाचन तंत्र उसको आगे करते हैं। और अपन ने देखा था अब तक कि ओरल कैविटी या मुख गुहा में कौन कौन से पोषक तत्व या फिर कौन कौन सी चीज़ों का अपन पाचन कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो हमारी क्या है कि हमारी जो ओरल कैविटी है मुख गुहा उसमें उपस्थित हैं और किन किन चीज़ों का क्या कर रहे हैं पाचन। अब अपन आगे चलते हैं और जैसे कि अपन ने बात की थी कि मुख गुहा के आगे अपन देखते हैं अपने अगले पाचक एंजाइम या पाचक अंग। उनमें अपन देखते हैं, बात करते हैं हम ग्रसनी और ग्रसिका, जिसको अपन फेरिंग्स और ईसोफेगस कहते हैं। अब इन चीजों में देखते हैं अपन किन किन चीजों का पाचन होगा और कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे। तो अपन ने बात की यहां तक, तो यहां अपन ने देखा था कि जो अपन की ओरल कैविटी होती है मुख गुहा, उसमें अपन ने देखा था कि किन किन चीजों का पाचन हो रहा है। अब अपन बात करते हैं यहां से लेकर यहां जो ये जा रही है नलिका। अब ये देखो ग्रसनी क्या होती है, जहां पर श्वसन नली और अपन की ग्रास नली दोनों आके मेल खाती हैं या मिलती हैं, उस जगह को अपन बोलते हैं क्या, ग्रसनी। और अपनी ग्रसिका होती है ये नीचे वाला भाग। तो अपन बात कर रहे हैं कि ग्रसनी और ग्रसिका दो ऐसे अपन के पाचन अंग हैं जिसमें कोई भी चीजों का क्या नहीं होता, पाचन। पाचन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें होती है क्रमाकुंचन गतियां। इसमें क्रमाकुंचन गतियां क्या होती हैं जो क्या करती हैं, भोजन को अपनी जगह से, यहां से भोजन आया यहां, तो उस भोजन को आगे पहुंचाने में, यहां से यूं ढकेलने में सहायक होती हैं। अब ये क्या करती हैं, जैसे ही भोजन आएगा यहां पर, तो यहां से भोजन को नीचे की ओर ढकेल देती हैं। तो क्रमाकुंचन गतियों के कारण जो भोजन ग्रसनी और ग्रसिका में आ रहा है वो यहां से नीचे की ओर खिसकता हुआ पहुंच जाएगा आमाशय में। अगली बात करते हैं हम आमाशय या स्टमक, और स्टमक में देखते हैं पाचन किस प्रकार से होता है। तो आमाशय में या स्टमक में पाचन, और देखो आमाशय की अपन ने बात की, और आमाशय की संरचना यहां पर होती है ऐसे यूं जे आकार का होता है आमाशय। तो अपन आमाशय की स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर क्या होता है, आमाशय इस क्रम में यहां पर ऐसी संरचना में होता है आमाशय। अब देखो आमाशय के अंदर की साइड यहां पर छोटी छोटी कोशिकाओं का क्या होता है, जमाव। यहां पर छोटी छोटी कोशिकाओं का जमाव होता है और इस आमाशय के अंदर निर्माण होता है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, निर्माण, जो क्या करता है, एक अम्लीय प्रवृत्ति का, और कैसी, प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का क्या होता है, जूस, जिसके अपन पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होता है इसका 2। और जिनका पीएच मान कम होगा, जैसे अम्लों का पीएच मान 0 से लेकर या 1 से लेकर 6.9 तक होता है, तो जिसका प्रबल अम्ल होगा उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम। और जो दुर्बल प्रकृति का अम्ल होगा उसका पीएच मान भी क्या होगा, अधिक। तो इसमें क्या होता है, जठर रस का क्या होता है, निर्माण। अब देखो कभी कभी मानव में क्या है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एसिडिटी। तो जो एसिडिटी होती है वो भी किसके कारण होती है, इस जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के कारण। इसकी मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाएगी, इसकी जठर रस की मात्रा क्या हो जाएगी, शरीर में ज्यादा। तो जब शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मानव में क्या हो जाएगी, एसिडिटी। अब एसिडिटी हो गई तो क्या होगा, मानव के गले में क्या हो जाती है, जलन। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और मानो ये जठर रस इतना अम्लीय प्रवृत्ति का होता है कि अगर किसी भी चीज के ऊपर इसको डाल दिया जाए तो उस चीज को ही क्या कर देगा, जलाकर नष्ट कर देगा। अब अगली बात आती है कि भाई जब इसकी प्रवृत्ति इतनी अम्लीय है तो ये क्या इसको स्टमक को जलाता नहीं है,
इसको नष्ट नहीं करता। तो भाई देखो, पहले ही बता दिया कि इसके ऊपर इन चीजों का क्या होता है, लेयर बनी होती है, जमाव होता है, और इसके अंदर ये जठर रस प्रेजेंट होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मानव में एसिडिटी हुई, कुछ उल्टा सीधा खा लिया या फिर भोजन अधिक मात्रा में कर लिया, तो क्या होगा कि इस जठर रस क्या होता है, मानव के यहाँ पर गले में आ जाता है, और जैसे मानव के गले में पहुंचेगा जठर रस, तो मानव के गले में भी क्या होगी, जलन। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि जब कभी भी एसिडिटी हो तो हमें राइट साइड करके नहीं सोना चाहिए। जैसे अपन करवट लेकर रह रहे हैं तो राइट साइड करवट नहीं लेनी चाहिए, सोना है तो लेफ्ट साइड में सो। क्यों? क्योंकि जो वो होती है राइट साइड, उसमें क्या होता है, ये जठर रस राइट साइड सोने से यहाँ की साइड, ऊपर की साइड गति करेगा और ऊपर की साइड आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अब अगली बात करें कि भाई जो ये जठर रस होता है, जो जठर रस होता है, ये किन किन चीजों से बना होता है, इसकी प्रबल अम्लीय क्यों है, इसका काम क्या है, तो अपन देखते हैं जठर रस में ऐसे कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होंगे, सहायक। ठीक है भाई। अब देखो, और जो भी चीज आपको बताई जाए उसका तुरंत एस एस ले ली करो या फिर साथ के साथ उसको लिखते चला करो। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई चीज ऐसी रह जाए जिसको क्या हो जाए कि अपन लिखाने में अगर लिखा नहीं पाए, तो अपन जो भी चीज बोल रहे हैं उस चीजों को आप एक छोटे छोटे शॉर्ट रूप में नोट कर लिया करो। अब अपन बात करेंगे देखो जठर रस की, और जठर रस में अपन देखते हैं ऐसे कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे जो जठर रस में काम कर रहे हैं, कौन सी चीजों का पाचन कर रहे हैं, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति का कारण क्या है, और देखते हैं अपन आगे। तो देखो अपन जठर रस में देखेंगे, तो जठर रस में अपन जठर रस का संगठन देखें या एंजाइम देखें, तो सबसे पहले इसमें पाया जाता है HCl, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें पाया जाएगा तुम्हारा पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होगा भाई? पेप्सिन एंजाइम। फिर अपन बात करेंगे किसकी, ये होता है इसमें रेनिन एंजाइम। तो देखो अभी अपन ने देखा, एक तो पाया जाता है इसमें HCl, एक पेप्सिन एंजाइम, एक रेनिन एंजाइम। इसके अलावा अपन देखेंगे इसमें पाया जाएगा कौन सा, लाइपेज। क्या? लाइपेज। फिर इसमें पाया जाएगा, इसमें प्रोसेस होगी जिलेटिनीकरण। कौन कौन सी? HCl, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और जिलेटिनीकरण। उसके अलावा देखो इसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या होता है, संगठन। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो इनमें इन सब का काम क्या होता है और अपन इसका देखेंगे बात। अब देखो HCl क्या करेगा, HCl क्या होता है, एक प्रबल प्रकृति का क्या होता है, अम्ल। प्रबल प्रकृति का क्या होता है, अम्ल, जो क्या करेगा, इस जठर रस को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। किसको? HCl इसको जठर रस को एक अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। अब बात करें अपन पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, जो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का वो ये चेंज कर देगा किसमें, पेप्टाइड, पेप्टाइड आयन में। इसको चेंज कर देगा, प्रोटीन को चेंज कर देगा भाई पेप्टाइड आयंस में। और पेप्टाइड आयंस कौन से? सरल पेप्टाइड आयंस। कौन से? सरल पेप्टाइड आयंस। अब देखो ये होता है रेनिन एंजाइम, और रेनिन एंजाइम विकसित होता है बच्चों में। किन में भाई? बच्चों में। और बच्चों में क्या करता है कि जो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, दूध में
कैसीन प्रोटीन होती है उसको चेंज कर देता है पैरा कैसीनेट। किस में चेंज कर देगा भाई? पैरा कैसीनेट में। जो दूध में कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट है उसको चेंज कर देगा पैरा कैसीनेट में। अब देखो कि छोटे बच्चों में देखा होगा तुमने, जो 2-4 महीने के, 6 महीने, 8 महीने, 9 या 1 साल तक के होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने दूध पिया तो दूध जैसे पीते हैं तो क्या करता है, कभी कभी उनसे शरीर से बाहर एक तरल गाढ़ा पदार्थ, दही जैसा पदार्थ क्या हो जाता है शरीर से बाहर। और जो दही जैसा पदार्थ बाहर आएगा उसी को अपन बोलते हैं पैरा कैसीनेट। देखा होगा आपने भी कभी कि आपने बच्चे को क्या है गोद में उठा लिया और जैसे आप बच्चे को लेंगे या उसके जो स्टमक होगा, आमैस से पेट होगा, उस पर थोड़ा भी प्रेशर होगा तो वो क्या करता है, अपने अंदर से एक तरल गाढ़ा पदार्थ, दही जैसा पदार्थ निकालता है, वो होता है पैरा कैसीनेट। तो बच्चों में दूध का पाचन करेगा कौन? रेनिन एंजाइम। अब ये है लाइपेज। ये क्या करता है लाइपेज? वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देगा, इसको अपघटित कर देगा या तोड़ देगा। और जिलेटिनीकरण में क्या होगा? जिलेटिन का अपघटन। जिलेटिन का क्या होगा? अपघटन। अब जैसे ये क्या करेगा, देखो पाचन का हमने शुरू में पहली क्लास में अपन ने देखा था कि पाचन का मतलब क्या होता है। तो पाचन का मतलब होता है कि भाई जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में चेंज करना, इसी को अपन बोलते हैं पाचन। और भाई देखो पाचन में अब जठर रस में देखो HCl अम्लीय प्रवृत्ति का, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और जिलेटिनीकरण। और तत्व कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन। अब ये क्या होते हैं? ये सभी करते हैं जठर रस का निर्माण। अब देखो आमाशय में जठर रस पाया जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। ये क्या कर देता है, जो भी पदार्थ आते हैं उनको क्या कर देता है? पाचन। अब जिन चीजों का पाचन हमारे आमाशय स्टमक में हो चुका है तो उनका पाचन तो आगे होगा नहीं। अब जब इन चीजों का पाचन नहीं होगा, जो चीज जठर रस से बच गए, आमाशय से पाचन होके बच गए, उनको अपचित भोजन होगा। उनको क्या करेंगे, ये शरीर से, अपने आमाशय से और अपने अगले पाचक अंग छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होता है, जो आमाशय से अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन, उसको अपन बोलते हैं अपचित भोजन, उसको अपन बोलते हैं कायम। क्या बोलेंगे भाई? कायम। और जो एक कायम भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है, उस भोजन को ये ट्रांसफर कर देगा छोटी आंत में। तो दोस्तों अब ये हुआ हमारा आमाशय में पाचन, जठर रस के द्वारा पाचन। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें अपन ने पेप्सिन की बात की, रेनिन की बात की, लाइपेज, जिलेटिनीकरण और ये तत्व और ये HCl जो प्रवर प्रकृति का क्या होता है? अम्ल। अब अपन अगली चीज पढ़ेंगे और वो है हमारे छोटी आंत में पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन या डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगली चीज करेंगे अपन छोटी आंत में पाचन। और देखो अब यहां से क्या है कि यहां से जो ये आमाशय है, यहां से एक कुंडलित नलिका के रूप में संरचना पाई जाती है और इस कुंडलित नलिका रूपी संरचना को अपन बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। तो अगला टॉपिक है अपना छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन। और अब अपन बात करेंगे कि छोटी आंत होती है हमारी, इसमें कौन कौन सा पाचन होता है और किस प्रकार से यह
काम करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी लंबाई। तो देखो इसकी लंबाई होती है जैसे वो होती है 7 मीटर या 21 से 24 फीट। 21 से 24 फीट, क्योंकि 1 मीटर में 3 फीट होते हैं और बेस होती है 7 मीटर। तो सबसे पहले बात करेंगे यह है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। अब देखो ये जो छोटी आंत है इसकी क्या है चौड़ाई और मोटाई तो क्या है कम, लेकिन इसकी लंबाई क्या है ज्यादा। तो अपन अगली बात लिखेंगे कि इसकी चौड़ाई या मोटाई तो क्या होती है कम, मोटाई कम और लंबाई अधिक। क्या होता है भाई, इसकी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी मोटाई तो क्या होती है कम और लंबाई क्या होती है अधिक। और भाई मोटाई उससे भी कम होती है जैसे अपन पेन में रिफिल या सुरमा डालते हैं ना, तो उससे भी कम या उसके बराबर होती है इसकी लंबाई। अब देखो छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम हैं जो क्या करते हैं पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, और कौन कौन से रसों के द्वारा इसमें क्या होता है पाचन क्रिया होती है। तो देखो विभिन्न पाचक रस, विभिन्न पाचक रस, और पाचक रस में कौन कौन से रस होते हैं, तो इसमें भाई पहला काम करता है पित्त रस, पित्त रस। अगला होता है अग्नाशयी, अग्नाशयी रस, और थर्ड नंबर का होता है तुम्हारा आंत्रीय रस। देखो पित्त रस का निर्माण कहां से होगा भाई, यकृत या लीवर से। पित्त रस का निर्माण कहां से हो रहा है, यकृत या लीवर से। अग्नाशय रस का निर्माण होगा अग्नाशय या पैनक्रियाज से, और इसको अपन बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इनका निर्माण कहाँ होगा भाई, छोटी आंत में ही, छोटी आंत में ही क्या होगा इनका निर्माण होगा। जो ये अपन की छोटी आहार नाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है, इसमें ये 3 प्रकार के रस काम करते हैं, जूस काम करते हैं, जो क्या करते हैं अपन के पाचन क्रिया में क्या होते हैं सहायक। और अब अपन बात करें अगली, तो अपन देखते हैं छोटी आंत के भाग। छोटी आंत कितने भाग होते हैं, तो इनके भाग होते हैं भाई देखो 3 भाग। पहला होता है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, और ये होता है इलियम। कौन कौन से, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। और जिसमें से इलियम वाला भाग होता है ये क्या होता है इसका सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। और सबसे लंबा भाग होता है तुम्हारा इलियम भाग, जो हमारी छोटी आहत है, छोटी आंत है, इसमें क्या करता है सबसे लंबे भाग का निर्माण करता है। और जो ड्यूडिनियम भाग होता है ये भाग होता है ये यहाँ से, जो अग्नाशय के द्वारा, आमाशय के द्वारा अपचित भोजन हमारी छोटी आंत में आएगा, वो क्या करेगा यहाँ से आएगा, और जो जिस भाग में ये अपन का कायम भाग आता है उस भाग को अपन बोलते हैं ड्यूडिनम भाग। और इसमें जो अर्धपचित भोजन जिसका पाचन अभी तक नहीं हुआ है उसका पाचन होगा हमारी छोटी आंत में। और अब अपन बात करते हैं इन तीनों रसों की कि भाई पित्त रस किस प्रकार से काम करता है, अग्नाशय रस कहाँ से काम करेगा, और आंत्रीय रस में कौन कौन सी चीजें काम आएंगी जो हमारे भोजन के पाचन में क्रियाशील होती हैं। तो दोस्तों देखो एक बात है, अगर कोई भी चीज को अपन पढ़ रहे हैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ो
कि उस भाग में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कभी देखो, आप जैसे कोई भी कंपटीशन की एग्जाम देते हो, चाहे वो सीईटी है, बीएसएफ है, आरपीएफ है, पुलिस है, एलडीसी है, एसएससी है, सब में साइंस आती है, रीट वगैरह, टीचर वगैरह लाइन में। तो किसी भी टॉपिक को ऐसा क्लियर करके चलो कि उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो, आप उसको बिना ऑप्शन दिए कर दो। क्योंकि पढ़ाई करते टाइम इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अपन को कि एग्जाम में जब अपन बैठे तो हाँ, हम खुद को ये महसूस हो जाए कि हाँ भाई, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि इस बार तो मैं अपना सिलेक्शन करवा ही दूंगा। और देखो, सिलेक्शन हो या ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि आपको ज्ञान कितना है कोई भी टॉपिक के बारे में। अगर आप किसी भी टॉपिक को आधा अधूरा पढ़ के जा रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि हाँ, उस क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन आपने नहीं पढ़ा, तो फिर बाद में इस चीज का अपन को क्या होता है, पछतावा होता है कि भाई, मैं अगर इस टॉपिक को अच्छी तरीका से पढ़ लेता तो शायद मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता और मैं अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंच जाता। तो अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अपना टॉपिक है पित्तरस। पित्तरस, जिसको अपन बोलते हैं बाइल जूस। और पित्तरस क्या करता है? पित्तरस में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे छोटी आंत में चीजों के पाचन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो देखो, अपन बात करें सबसे पहले कि पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, और यकृत में भी हिपेटोसाइट हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है भाई? यकृत में हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस का क्या होता है? निर्माण। पित्तरस का क्या होता है? निर्माण। अब देखिए भाई, बहुत चीजों में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगर लड़कों से अपन कोई से भी बात करें, किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सीधी बात बोलता है कि जो पित्तरस का निर्माण है वो कहाँ होता है, तो इसको यकृत ना बताकर वो बताते हैं पित्ताशय। ठीक है भाई, क्या बताते हैं? पित्ताशय। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, और पित्ताशय में पित्तरस का क्या नहीं होता? निर्माण। देखो, पित्ताशय क्या होता है? एक ऐसी संरचना होता है, ऐसी संरचना होती है पित्ताशय, वो यकृत। यकृत की यहाँ पर हिपेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे क्या निर्माण होता है? पित्तरस का। और यहाँ से एक नलिका द्वारा यहाँ पर जुड़ा रहता है पित्ताशय। तो यहाँ से जो पित्तरस बनेगा वो जमा हो जाएगा यहां से आकर कहां पर है? पित्ताशय में। पित्ताशय में हो जाएगा पित्तरस का निर्माण। और पित्तरस में क्या होता है? जब ऐसा दबाव पड़ेगा, जब पित्तरस पित्ताशय में यूं दबाव पड़ेगा, जैसे मान के चलो अपन किसी चीज को पकड़ के दबा रहे हैं, जैसे अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो आपने हाथ में गेंद को दबाते हैं ना, कि जिससे क्या है, ब्लड का फ्लोटिंग है वो आसानी से हो जाए। तो ऐसे इसमें जब ऐसी गति होंगी तो यहां से निकल कर ये पहुंच जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और वहां जाके किन किन चीजों का क्या करेगा? पाचन। ठीक है भाई, अब देखो और आगे बात करें इसके, अगर पीएच मान की बात करूं तो पीएच मान में क्या होता है? इसका पीएच मान होता है 8.2 से 8.6, और 8.2 से 8.6 होगा तो इसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी भाई? क्षारीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? क्षारीय प्रवृत्ति। और ये क्या करेगा? पित्तरस में, इसमें पित्तरस में मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया था एक, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। भाई, जब इस पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो ये बताओ किसी चीज का पाचन कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाई नहीं करेगा ना। क्यों? अगर इसमें पाचक एंजाइम होगा तो
पाचन करेगा, और नहीं है तो कहां से पाचन करेगा। तो अगला काम देखो, यह पितरस क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करेगा, पायसीकरण करता है। अब वसा का क्या पायसीकरण है, मान के चलो वसा के जो बड़े बड़े अणु है ना, उनको छोटी छोटी टुकड़ों में या छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जो लिपिड के अणु हैं उनको छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जब यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देगा, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पायसीकरण। मान के चलो एक पानी की बाल्टी है और उसमें अपन कुछ बूंद तेल की डाल दें, तो क्या करेगा, ये तेल यहाँ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में और इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा या तैरने लग जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं वसा का पायसीकरण। ये जो पित्तरस है लिपिड के कणों को छोटे छोटे कणों में क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जब इस कणों को छोटे छोटे कणों को तोड़ देगा, तो इसमें दो एंजाइम स्ट्रिएप्सिन और लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया कर लेंगे। किन पर, लिपिड की बूंदों पर। कौन कौन से एंजाइम, स्ट्रिएप्सिन और लाइपेज एंजाइम, ये क्या करेंगे, वसा के साथ क्रिया करने लग जाएंगे। ठीक है भाई। और जब वसा के साथ क्रिया की इनने, तो क्या हो जाएगा, वसा का पायसीकरण हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अपन आगे बात करें कि ये होता है इसमें पित्तरस, और अब बात करें पित्तरस का संगठन किस प्रकार से होता है। पित्तरस में ऐसी कौन कौन सी चीज पाई जाती है। अब देखो एक चीज आया, कौन सा, पित्तरस। और पित्तरस कहां पाया जाता है, यकृत में। तो बताओ मानव शरीर का ऐसा कौन सा रोग है जो हमारे यकृत को प्रभावित करेगा। मानव शरीर का ऐसा कौन सा रोग है जो हमारे किसको, यकृत को प्रभावित करेगा। तो ऐसा रोग होता है कौन सा, पीलिया रोग। और पीलिया रोग में क्या हो जाता है कि हमारे शरीर के ब्लड का रंग पीला हो जाता है। हमारे शरीर के ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा भाई, पीला। अब पीला होने का कारण क्या है कि जो पीलिया रोग है भाई, हम कह रहे हैं कि हाँ मान के चलो हमारे शरीर में रोग हो गया पीलिया, लेकिन ये ब्लड का पीला रंग हो रहा है, इस होने का कारण क्या है भाई। कोई ना कोई तो रीजन होगा, जब तो हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो चेंज हो रहा है किसमें, पीले रंग में। तो भाई ध्यान से सुनना इस चीज को कि भाई देखो ब्लड में वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं HB या हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं अपन, HB या हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, दो अपनी इकाइयों में, जब पीलिया रोग होगा मानव शरीर में तो अपनी दो उप इकाइयों में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन दो टुकड़ों में टूट जाता है, और जिसको बोलते हैं अपन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन में क्या हो जाता है कि इसमें हो जाता है भाई हरा रंग का क्या होता है ये वर्णक, और बिलीवर्डिन होता है पीले रंग का वर्णक। और जब हमारे शरीर में पीलिया रोग होगा, यकृत जैसे प्रभावित होगा, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन का रंग है वो क्या करेगा, इसमें बिलीवर्डिन की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। और जब बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो कौन सा रंग, पीला रंग। तो हमारे हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन है उसका लाल रंग से चेंज हो जाएगा पीला रंग। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि जिस आदमी के पीलिया की बीमारी हो जाती है उसकी आंखों का रंग पीला, नाखूनों के रंग पीला, और हमारे ब्लड का भी रंग क्या हो जाता है,
पीला। तो अपन बात करते हैं अब देखो कि पित्त रस का निर्माण किस किस प्रकार के संगठन से होता है। ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो हमारे पित्त रस का निर्माण करते हैं। तो अपन बात करते हैं पित्त रस का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है भाई। तो पित्त रस में अपन सबसे पहले देखते हैं यही दो पित्त वर्णक। कौन से? पित्त वर्णक। और पित्त वर्णक या पिगमेंट में देखते हैं तो दोनों वर्णक बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, जिसमें हरा रंग और पीला रंग। तो सबसे पहले अपन पिगमेंट की बात करें तो बिलीरुबिन जिसका कौन सा रंग? हरा रंग, और बिलीबर्डिन जिसका कौन सा रंग? पीला रंग। और अब अपन बात करें पित्त लवणों की। कौन कौन से पित्त लवण साल्ट पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाएंगे भाई, एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और एक पाया जाएगा दूसरा सोडियम टोरोकोलेट। एक तो कौन सा भाई? सोडियम ग्लाइकोलेट, और एक पाया जाएगा सोडियम टोरोकोलेट। और इसमें इसके अलावा देखो भाई कौन कौन से, तो इसमें कोलेस्टेरॉल, ग्लिसरॉल, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयंस। तो भाई देखो हमारे पित्त रस के संगठन में अपन ने देखा तो इसमें पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, पित्त लवण में देखा भाई सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, और अपन ने कोलेस्टेरॉल में देखा और ग्लिसरॉल देखा, सोडियम पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो ये तो अपन ने बात करी हमारे पित्त रस की, और अब अपन बात करते हैं अग्न्याशयी रस की। और अग्न्याशयी रस में देखते हैं कि अग्न्याशयी रस में ऐसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो हमारी छोटी आंत में पाचन क्रिया को क्या करते हैं? सहायक बनाते हैं। तो अपन ने एक जूस की या एक एंजाइम की बात कर ली, वो था हमारा पित्त रस। अब अपन बात करेंगे दूसरे रस की, और जिसको अपन बोलते हैं अग्न्याशयी रस, जिसको अपन बोलेंगे अग्न्याशयी रस। और इसमें अपन देखेंगे कि अग्न्याशयी रस पैंक्रियाटिक जूस। और अग्न्याशयी रस में अपन देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा? अग्न्याशय से। और अग्न्याशय पाया कहाँ जाएगा भाई? हमारे स्टमक के जस्ट पीछे की साइड। और इसमें क्या होता है? अग्न्याशय में ऐसी संरचना, एक चीज और ध्यान रख लेना कि अग्न्याशय को हम हमारे शरीर की मिश्रित ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का क्या होता है? स्रवण। जिन चीजों से एंजाइम का स्रवण होता है वहां काम करती हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां, और जिनसे हार्मोन का स्रावन होता है उनको अपन बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो क्या होता है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा। यहां से जैसे ही अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा वो आएगा इससे ड्यूडिनम वाले भाग में। यहां से देखो, यहां से ऐसे अग्न्याशय रस आ रहा है यहां से, तो यहां जो भाग आ रहा है ये तो भाग हो गया भाई ड्यूडिनम,
क्योंकि ड्यूoडेनम भाग में आएगा यहाँ से। और देखो इस नलिका के द्वारा एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या है, नलिकाएं नहीं पाए जाती। जिनसे हार्मोन का स्रवन होगा वो हार्मोन सीधे ही रक्त में मिल जाएगा। तो इस नलिका के द्वारा अग्न्याशय से ड्यूoडेनम तक जो अग्न्याशय रस पहुंचाया जा रहा है, इस नलिका को अपन बोलते हैं विरसंग नलिका। कौन सी नलिका भाई, विरसंग नलिका। और विरसंग नलिका के द्वारा ये अग्न्याशय से ही अग्न्याशय रस ड्यूoडेनम भाग में आता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं अग्न्याशय से अग्न्याशय रस विरसंग नलिका के द्वारा विरसंग नलिका के द्वारा ड्यूoडेनम भाग में पहुंचता है। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस विरसंग नलिका के द्वारा ड्यूoडेनम भाग में पहुंचता है। और इसके अपन पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होता है 8.3 से 8.6। और जिसकी प्रकृति कैसी होती है भाई, क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय प्रकृति की जो पीएच मान होगा वो क्या करेगा, इन चीजों के पाचन में सहायक होगा। अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन से जो अग्न्याशय रस से एंजाइम निकल रहे हैं और जिनके द्वारा हमारी छोटी आंत में क्या हो रहा है, पाचन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो स्टार्च। स्टार्च को अपन चेंज कर रहे हैं। और अपन ने देखो स्टार्च शुरू में पढ़ा था कि स्टार्च का पाचन हो रहा है कहां पर, हमारे मुख में। और मुख में कौन सा, टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम आएगा भाई, एमाइलेज एंजाइम। और जो स्टार्च को चेंज कर देगा किसमें, माल्टोज में। और मैंने आपको पहले भी बताया था माल्टोज एक ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड शर्करा होती है, जिसका निर्माण ग्लूकोज की 2 इकाइयां आपस में मिलकर के माल्टोज का निर्माण करती हैं। और फिर आएगा बसा। और बसा क्या होता है, जटिल अणु जिसका स्रावन करेगा लाइपेज एंजाइम। और लाइपेज एंजाइम जब इसको तोड़ेगा तो यह टूटेगा बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। और देखो मैंने ये चीज बताई थी आपको, आमाशय में पाचन पढ़ाया था, जब लाइपेज एंजाइम बसा को चेंज कर रहा है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और अब आगे बात करें अपन न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल को चेंज कर देगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। और एंजाइम कौन सा, न्यूक्लियोज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल को चेंज कर देगा न्यूक्लियोटाइड में। और अब आगे बात करें भाई, देखो ऊपर से अपन रब कर देते हैं इसको। और अब देखते हैं एक एंजाइम अगला आता है और जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को चेंज कर देता है किसमें, और वो चेंज कर देगा किसमें, पेप्टाइड में। भाई स्टमक में भी तो पढ़ा था कि प्रोटीन को चेंज कर देता है किसमें, पेप्टाइड में। तो प्रोटीन को चेंज कर देगा भाई पेप्टाइड में। ठीक है भाई। अब आता है एक अगला एंजाइम, और वो आता है भाई साहब कौन सा,
काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। अब देखो ये क्या हम करेगा कि एक हमने पढ़ा था इससे पहले और वो पढ़ा था अपन ने रेनिन एंजाइम। अब रेनिन एंजाइम क्या कर रहा है? बच्चों में कर रहा है दूध का पाचन। अब जैसे ही बच्चों में दूध का पाचन करेगा तो क्या करेगा? उसको दूध में जो कैसीन प्रोटीन है उसको चेंज कर देगा पैरा कैसीनेट में। लेकिन वो तो बच्चों में कर रहा है, ये करेगा काइमोट्रिप्सिन किसमें? वयस्कों में। किसमें? वयस्कों में। और वयस्कों में जब काइमोट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा तो ये करेगा दूध में कैसीन प्रोटीन को, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीनेट में, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को यह चेंज कर देगा किसमें? पैरा कैसीनेट में। और एक आएगा अगला एंजाइम, देखो, और लास्ट एंजाइम है जो क्या करेगा? वो करेगा इसमें लास्ट काम है। और लास्ट काम कौन सा है? देखो, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक जटिल अणु होता है, और जटिल अणु होता है ये किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। तो अब ये तो हो रहा है प्रोटीन चेंज किसमें? पेप्टाइड में। लेकिन अब पेप्टाइड को भी चेंज कर देगा किसमें? और पेप्टाइड को चेंज कर देगा भाई अमीनो अम्ल में। पेप्टाइड को चेंज कर देगा किसमें? न्यूक्लिक अमीनो अम्ल में। पेप्टाइड को चेंज कर देगा भाई किसमें? अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल में चेंज करवाने वाला एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम पेप्टाइड को चेंज कर देगा अमीनो अम्ल में। अब देखो भाई, इसमें जो सभी पोषक पदार्थों का क्या हो रहा है? पाचन। जो सभी पोषक पदार्थों का क्या हो रहा है? पाचन। अब देखो ये कहां पाए जा रहे हैं? अग्नाशयी रस में। तो अपन एक चीज बोल सकते हैं कि सभी पोषक पदार्थों का पाचन, सभी पोषक पदार्थों का पाचन अग्नाशयी रस में होता है। सभी पोषक पदार्थों का पाचन कहाँ होगा भाई? अग्नाशयी रस में। तो इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, हमने पढ़ लिया एक तो पित्त रस और दूसरा पढ़ लिया अग्नाशयी रस। तो अब अपन बात करते हैं छोटी आंत में पाए जाने वाला लास्ट रस होता है, और उसको अपन बोलते हैं कौन सा रस? आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस। और अपन बात करते हैं अगली, और वो अगला होता है अपना कौन सा भाई? आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस। और देखो, जो अपन की छोटी आंत होती है उसका लास्ट वाला भाग होता है जो अपन का होता है कौन सा? जेजुनम, या इलियम वाला भाग से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। और जो सबसे पहला भाग होता है जिसमें आमाशय से अपचित भोजन कहाँ आता है? हमारे छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो भोजन आएगा उसको अपन बोलते हैं क्या? ड्यूडिनम भाग। और अब अगली बात करते हैं, और लास्ट वाला होता है अपन का आंत्रीय रस। और देखो, अब आंत्रीय रस की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण होता है छोटी आंतों से। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे आंत्रीय रस में, और आंत्रीय रस में देखो कि जो आंत्रीय रस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसका निर्माण किससे हो रहा है? तो देखो, आंत्रीय रस का निर्माण
आंत्रिय रस का निर्माण ब्रूनर्स ग्रंथि, जो क्या होता है आंतों में पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्रंथि, लिवर कुहन की दीवारें, लिवर कुहन की दरारें, तथा कहां से होता है, अन्य ग्रंथियों से होता है। इसका निर्माण कहां से होता है भाई, अन्य ग्रंथियों से होता है। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान होता है इसका 8.3 और कैसी प्रवृत्ति का होता है भाई, क्षारीय प्रवृत्ति का। अब देखो, आंतरिक रस का निर्माण ब्रूनर्स ग्रंथियों, लिवर कुहन की दरारों, अन्य ग्रंथियों, और पीएच मान हो जाएगा इसका 8.3 या क्षारीय प्रकृति का। अब देखो, इसके कौन कौन से काम वो ऐसे होते हैं जो क्या करता है, हमारे छोटी आंत में पाचन की क्रिया करता है। तो सबसे पहले देखो, ये क्या करता है, पॉलीसैकेराइड को, पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, और ग्लाइको का मतलब होता है भाई शर्करा, और देखो शर्करा कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसी कुछ शर्कराएं होती हैं। जो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकोसाइडेज, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। पॉलीसैकेराइड को चेंज कर रहा है भाई कौन, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में चेंज कर रहा है। और अगली चीज इसमें एंजाइम आता है आर्जिनेज एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है, आर्जिनिन को चेंज कर रहा है किसमें, यूरिया में। और यूरिया को देखो, यूरिया क्या है, हमारी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया गया पहला तत्व कौन सा है, यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CONH2। ये क्या करता है, सबसे पहले जो इसका निर्माण किया था वैज्ञानिकों ने, वो किया था यूरिया का। और एक एंजाइम होता है लास्ट वाला, जिसको अपन बोलते हैं एरेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई, एरेप्सिन एंजाइम, जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में क्या कर देता है, चेंज। अब देखो, ये क्या हो गया, आंतरिक रस का क्या हो गया, पाचन। अब देखो भाई, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा पाचन हो रहा है, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया हो रही है, वो कहाँ होती है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाचक एंजाइम जितने भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारे भोजन का क्या कर देंगे, पाचन। और जैसे ही हमारे भोजन का क्या करेंगे, पाचन, तो यहाँ हमारे शरीर में पाचन की क्रिया हो जाती है कंप्लीट। क्योंकि भोजन का जितना भी पाचन होता है, वो हो जाता है हमारे शरीर में क्या हो जाता है, उसकी पाचन। और जो अपचित भोजन होता है, वो छोटी आंत से बाहर निकल जाता है। तो अपन इसमें लिखेंगे, एक दो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन या पूर्ण पाचन हो जाता है। इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन या पूर्ण पाचन हो जाता है। और जो क्या होता है, हमारे शरीर में छोटी आंत में जो अपचित भोजन होता है, और अपचित भोजन क्या होता है, अपन के शरीर के इलियम भाग, जो लास्ट वाला भाग होता है, इलियम भाग से अपचित भोजन, और अपचित भोजन को अपन बोलते हैं काइल, काइल
बड़ी आंत में आ जाता है। देखो कायल, और आमाशय में जो अपचित भोजन था उसको अपन ने बोला था कायम, लेकिन जो छोटी आंत में अपचित भोजन है वो हो जाएगा तुम्हारा कायल। तो अब देखते हैं कि जब भोजन यहां से निकलकर और पहुंच गया बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में अपन देखेंगे पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। और बड़ी आंत में जो अपन के पाचन की क्रिया होगी उसमें क्या होता है, तो अपन बात करते हैं बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में पाचन। और एक बात सुन लेना कि बड़ी आंत में होता है बस क्या, जल का अवशोषण। केवल जल का क्या होता है, अवशोषण। इसमें किसी भी चीज का क्या नहीं होता, पाचन। अब इसमें पाचन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं बताऊं तुमको कि जो हमारा बड़ी आंत है इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे तो पहले क्या होता है, पेड़ की छाल वगैरह पत्तियों वगैरह को वो क्या करते थे, खा लेते थे। तो उसमें क्या होता था, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को जो पाचन होता था वो कौन करता थी, हमारी बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में कभी कभी क्या हो जाता है, यह कर लेता है विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का क्या कर लेगा भाई, संश्लेषण। और जब विटामिन का संश्लेषण होता है, और वो भी कब करता था, जब पुराने समय पर। तो अब देखो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं जिनको अपन बोलते हैं भाई सीकम, कोलन, और लास्ट वाला भाग रेक्टम। कौन कौन से, सीकम, कोलम और रेक्टम। अब देखो जो हमारे शरीर में, मैंने कल भी बताया था, एक चीज होती है अपेंडेक्स। जो अपेंडेक्स क्या होती है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में काम करती रहे। तो यह सीकम वाला भाग होता है वो जुड़ा रहता है किससे, अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स से क्या होगा, ये जुड़ा रहता है। और अपेंडेक्स क्या हो जाता है, कभी कभी मानव शरीर में अपेंडेक्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में एक असहनीय दर्द उत्पन्न हो जाता है। और जब असहनीय दर्द उत्पन्न हो जाएगा तो अपेंडेक्स को अपन ऑपरेशन के द्वारा या किसी भी क्रिया के द्वारा शरीर से क्या करवा लेंगे, बाहर निकलवा लेंगे। और देखो एक चीज और कार्य करता था, जो अपेंडेक्स होता था यही करता था सेल्यूलोज का पाचन। तो दोस्तों अब हमारे एक तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो हमने ओरल कैविटी या मुख गुहा के द्वारा किया, और दूसरी चीज की थी अपन ने भोजन का पाचन। तो अपन के 2 टॉपिक हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब अगले टॉपिक हैं भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और मल मूत्र का शरीर से बाहर त्यागना। तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अपन देखेंगे किस प्रकार से भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और मल मूत्र शरीर से बाहर जाता है। तो भाई ऐसे वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।